आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हम सबके लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उनके लिए तो ताली बजाई जा सकती है। आपको बहुत साधुवाद और बधाई मेरी तरफ से। हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा सामान्य श्रीमती सविता जिन्ना सिंह जी, दोनों के साथ ताली बजाई। जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामान्य राजेश जी, हमें जल्दी नाम पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सही में समय की समस्या है। सामान्य प्रीतम सिंह जी लोधी, पंडित शर्मा जी, भूपेंद्र जी, लक्ष्मण सिंह जी, नंदू भाई, गोपाल सिंह जी, भगवान सिंह जी, और भी लोग रह गए होंगे। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। सभी बुजुर्गों को जो समय में बड़े हैं और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। नौजवान मित्रों को नमस्कार। सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सभी, ये प्रतिभा पत्थर बनी प्रतिभा नहीं है। जब कोई प्रतिभा लगती है तो आप अंदाजा करिए कि आप कितने साल पहले पहुंच जाते हैं। जब रानी अवंतीबाई की प्रतिभा को जो देखेगा तो वो 1857 और 1858 की बात करेगा। यानी आप सीधे 150 साल से पीछे इतिहास में पहुंच जाते हैं। उससे कई बार लोगों को लगता है कि ये पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, ये पैसा इसलिए खर्च किया जा रहा है कि हमने आजादी की लड़ाई में जो बलिदान दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते थे, अभी कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आजादी का 75वां वर्ष मना रहे थे तो कहते थे कि लोगों का बलिदान बड़ा है लेकिन उनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका स्वागत और अभिनंदन करो। उन्होंने रानी अवंतीबाई की भारत के इतिहासकारों ने उनका बहुत उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनका उल्लेख किसने किया? उस अंग्रेज सेनापति ने जिसके मुंह पर रानी अवंतीबाई ने लात मारकर उसको नीचे मृत्युदंड के लिए मजबूर कर दिया। इतिहासकारों ने उनको वो स्थान खड़े कर दिया है। लेकिन अगर आप उनके बारे में जानते हैं और अगर मानते हैं कि आप उस पर गर्व करना चाहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक प्रकरण ऐसे मिल जाएंगे जो राज्य बचाने के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी होगी, भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन रानी अवंतीबाई का इतिहास ऐसा इतिहास है कि जब उनके राज्य में अकाल पड़ा और उनके पति का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने एक कोशिश की कि उनके बेटे को नामित न किया जाए राजा के तौर पर और कर वसूली का ऐलान किया। रानी ने कहा कि जितना भी टैक्स देना है, अंग्रेजों को कहा कि जितना भी आपका टैक्स। रानी अवंतीबाई ने कहा कि जनता से कोई भी टैक्स वसूली नहीं कर सकता, चाहिए तो मेरे खजाने से मैं अपना खजाना खाली करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज नहीं माने। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाकर रानी अगर टैक्स वसूल नहीं करती है तो अंग्रेज अधिकारी जाकर टैक्स वसूल करेगा। बस युद्ध का यही कारण बना। उन्होंने अंग्रेजों के अधिकारियों को गिरफ्तार किया और हथकड़ी डालकर अंग्रेज जनरल के पास पहुंचा दिया कि ये नहीं हो सकता। जनता के सुखों के लिए, जनता के सम्मान के लिए रानी ने लड़ाई लड़ी और वो बलिदान हुई। ये रानी का इतिहास है। और उससे मुझे लगता है कि राज करने वाले लोग जनता की कितनी चिंता करते हैं, हम गर्व इस बात पर करते हैं। दूसरी बात है उनकी वीरता की। हमारी माता कहते बैठी है, राजनीति में कितनी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है समानता की बात होनी चाहिए, कोई कहता है बराबरी का दर्जा होना चाहिए। भारत की संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आज हम कहते हैं कि हमारे पास में अक्षर ज्ञान है, लेकिन आप 1857 की बात करिए, जहां उनका जन्म हुआ था वो गांव बरगी बांध, जो पुराना बरगी बांध था, उसमें डूब गया। उस गांव की अगर कोई पहचान है तो आप कभी जाना, उसके नर्मदा के दक्षिण तट पर एक गेस्ट हाउस बना है। इस गांव की एक चट्टान है, वो वहां पर रखी है। वो सिर्फ पहचान है मनगढ़ की, जो रानी अवंतीबाई के
जन्म स्थान की पहचान है बात कि एक बार वो टेंट लगाकर अंग्रेज रह रहा था और उसको लगा कि छोटा राज्य है तो इसको तो अभी जीत लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। अंग्रेज हार गए, लेकिन टेंट में उसका बच्चा रह गया। रानी ने अपने सैनिकों के माध्यम से सुरक्षित उस बच्चे को जनरल के पास पहुंचाया। ये होता है ममत्व, ये होता है ताकत। लेकिन जब 2 बार अंग्रेज हारे तो अंग्रेजों ने पूछा कि ऐसा क्या है, तो जो उनके बीच से जो लोग मुखबिरी करने गए थे उन्हें कहा कि जब तक रानी के शरीर में बख्तर रहेगा रानी को मारा नहीं जा सकता। तो पता किया गया कि भाई बख्तर कब उतारती है रानी, और उसको पता चला कि उस समय ये पितर पक्ष का जो भी समय चल रहा है, इस पितर पक्ष में लोग कहते हैं कि महिलाएं पानी नहीं देती। रानी अवंतीबाई का इतिहास कहता है कि वो अपने पुरखों को पानी देने के लिए जब उन्हें बख्तर उतारा उस समय उनका हमला हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी शहादत पर अभी भी तारीख तय नहीं है। जो तारीख समाज के लोग मनाते हैं उसको विवाद है। कोई कहता 20 मार्च को रानी की शहादत हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 7 अप्रैल को उनका लड़ाई, एक युद्ध का उनका उल्लेख मिलता है। तो जिस महारानी के जन्म का स्थान नर्मदा ने अपनी गोद में रख लिया हो और जिनके बलिदान की तारीख पता ना हो, जिनके यहाँ के भारत के इतिहासकारों ने उनके बारे में न लिखा गया हो, लेकिन कीर्ति कभी मरती नहीं। दुश्मन ने अपने हाथ से अपनी पुस्तक में लिखकर रानी को अमर कर दिया। हम उनके वंशज हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को उनका वंशज मानते हैं तो माताओं बहनों को पर्दे के पीछे रखने की जरूरत नहीं, इनको घर के 4 दीवारी के भीतर बांधने की आवश्यकता नहीं। 150 साल पहले जब कोई इतनी कम उम्र में राज्य चलाकर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता को जो चुनौती दे सकता है, अगर वो ताकत 150 साल पहले हमारी मातृशक्ति के पास थी तो आज क्यों नहीं हो सकती, मैं पूछना चाहता हूँ। तो जब मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि देना, मूर्तियां लगाने के पीछे यही कारण होता है, ये मूर्तियां हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती। ये सब विलासिता का जीवन, ये सुख भोग, ये दुनिया का सत्य नहीं है। अगर हम आप देश की रक्षा की बात करते हैं, दुनिया की सेवा की बात करते हैं, तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। हमारी दिलों और दिमाग में हमारी नैतिकता की ताकत होना जरूरी है। मूल्यों के लिए जीना और मूल्यों के लिए मरने का जज्बा हमारे भीतर होना चाहिए। ये स्वार्थ तो रहा है लोगों के पास, लालच और भय से समाज हमेशा अपनी दिशाएं पकड़ता रहा है, लेकिन उससे कभी इतिहास नहीं रचा गया। इतिहास उनका रचा गया है जो भयभीत नहीं हुए मौत से और जो लालच में बिके नहीं, इतिहास उनका लिखा जाता है। और उसे मुझे लगता है कई बार इतनी मीठी मीठी बातें लोग कर देते, अरे खाना खाए इन सब बातों में, अरे भैया जैसे काम करे वैसे चला लो। ये जो भाषा है, ये भाषा हमारे मूल्यों को खत्म करने वाली भाषा है। हमारी भाषा होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी में हमारी संतानों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आने वाली संतानों को आप क्या बताना चाहते हैं कि आप लालच में बिक जाएं या आप लोगों से डर जाएं और न्याय की बातें न करें। ये नहीं हो सकता। हमें ये तय करना होगा कि समाज ने जो भी जिम्मेदारी हमको दी है, जो जहां पर भी है, कोई समाज का नेतृत्व कर रहा है, कोई राजनीति में नेतृत्व कर रहा है, कोई हमारी मातृशक्ति को प्रेरणा देने का काम कर रहा है, कोई बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी तो है जो आपके बच्चों का संस्कार बिगाड़ने का काम कर रहा है। उनसे कौन लड़ेगा, उन्हें कौन चुनौती देगा? वो लोग भी तो हैं जो लालच दुनिया के सामने परोस रहे हैं, इनको उत्तर कौन देगा? अगर सारा समाज ऐसा ही होगा तो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। अगर समाज मजबूत होगा तो मूल्यों की दम पर होगा, ये बात मानकर चलिएगा। और इसलिए कष्ट तो जीवन में सबको आने हैं, जिनके पास में दौलत है, पद है, ऐश्वर्य है, कष्ट तो उनको भी आते हैं, कष्ट हमको भी आएंगे। कष्ट तो दुनिया में हर व्यक्ति को आना है। जो धरती पर आकर पैदा हुआ है वो कष्ट, सुख और दुख से बच नहीं सकता है, लेकिन दुख हमें किस कारणों से है, सुख किस कारणों से, ये बात हमें तय करना पड़ेगी। हमारे हमारे संत, हमारे महात्मा, अच्छा समझ रखने वाले लोग दिन रात हमसे ये बातें कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रास्ता भटकता रहता है। उसके पीछे कारण है। मेरे आराध्य परम पूज्य योसी जी मुझसे कहते थे कि सत्य बोलना, तो मैंने कहा कि आजकल सच और स्पष्ट बोलो तो बुरा मान जाते हैं। हम तो राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ने वाले आदमी हैं, किसी के यहाँ बच्चे की शादी में ना जाओ, वो कहता मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा नेता नहीं आया, आप कितने महान काम करते रहो। तो उन्होंने मुझसे कहा था राजनीति व्यवहार और व्यापार में नहीं होती, व्यवहार होगा
तो न्याय नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो किसी न किसी का से आपका रिश्तेदार होगा, कोई कहेगा समाज का है, कोई कहेगा पार्टी का है, कोई कहेगा रिश्तेदार है, कोई कहेगा हमारा संबंधी है, तो न्याय नहीं हो पाएगा। और अगर व्यापार हुआ राजनीति में तो फिर परोपकार नहीं हो सकता। उसके महापुरुषों को जाति के भीतर मत बांधिए, मैं विनती करता हूँ। ये महापुरुषों ने जाति के लिए बलिदान नहीं दिया। गर्व इसलिए होना चाहिए कि आपकी जाति और वंश परंपरा में वो पैदा थे, लेकिन कोई महापुरुष को जाति में बांधा ये ठीक नहीं। मैं इस परंपरा का विरोधी हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ, आप जाइए नरसिंहपुर जिले में जितनी मूर्तियां लगी है, जब तक मेरा बचला मैंने सरकार की तरफ से मूर्ति नहीं लगने दी। मैंने कहा जो महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, अगर आप मानते हो कि वो समाज की सिरमौर है, तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप नहीं कर सकते? इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिया है कि आपने बड़ा काम किया, इतने महत्वपूर्ण जगह पर एक मूर्ति लगाई। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, इसके सम्मान की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। इसकी सम्मान की रक्षा करना अगर मानते हैं आप ये समाज का काम है, तो मेरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसकी गंदगी साफ करने का काम नगर पालिका के भरोसे नहीं होना चाहिए। नगर पालिका करती है, उसको बधाई, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि भले मूर्ति साफ हो, हम आकर तेल से उसकी मालिश करके उसको और सुंदर बनाने का काम तो कर ही सकते हैं। लेकिन हम दूर से देखते रहे कि नहीं नगर पालिका करेगी और हमारा काम नहीं है। हम आएंगे जयंती के दिन और बलिदान दिवस के दिन और आकर फूल फेंक के चले जाएंगे, तो ये रस्म अदायगी है, ये उसके साथ में जुड़ने का माध्यम नहीं होगा, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे नौजवान मित्रों से कहूंगा, मैं उन बुजुर्गों से नहीं कहूंगा जो मेरी उम्र के या मुझसे ज्यादा उम्र के लोग हैं, आगे आपको झंडा बरकरार अगर बनना है, इस शहादत की परंपरा को सम्मान देना है, जिसकी अगुवाई उसका दायित्व तो अपने हाथ में लीजिए, प्रतिज्ञा करिए, इस मूर्ति को सदैव सम्मान मिलता रहेगा, आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा मिलती रहेंगी। इस शुभकामना के साथ मैं तमाम आयोजकों को, आदरणीय डॉक्टर साहब को, मंच से सभी नेताओं को, नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान जो टीम होगी इस पर लगी होगी, मुझे सबके नाम नहीं पता, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आया हूँ क्योंकि आज सच्चे की मुझे मेरा वास्तव में कार्यक्रम आज इंदौर में है, मुझे भोपाल में जाके हवाई जहाज लेके वहाँ पर जाना है, इसलिए मैं कम समय पर ही, नियत समय पर, कम समय नहीं, मैंने कहा था कि 2:30 बजे मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका